पीएफआई तो एक बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। वो उसके मेंबर्स गलत काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बज़ाहिर तो वो लोग संविधान बचाने के लिए भी एक मूवमेंट चला रहे थे, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी काम कर रहे थे और दूसरे सभी कमज़ोर तबकात के लिए काम कर रहे थे। अब ये इनके मुंह पर गंदगी मली जा रही थी हर चीज़ में। अब उससे बचने का क्या रास्ता था? तो सोल्यूशन है पीएफआई को बैन करो और इन सब चीज़ों से देश के नागरिकों का, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ का ध्यान हटाओ और ये कहो कि पीएफआई को हमने बैन किया क्योंकि आतंकवाद आ रहा है देश में बहुत खतरा है। तो अगर देश में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक मरतबा फिर मेरे साथ मौजूद है मारूफ वकील और दानिश्वर जनाब महमूद पराचा साहब। पराचा साहब, पिछले दिनों हम लोगों की बातचीत हुई और आपने कहा था पीएफआई एक सोल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। उस वक्त पीएफआई के बैन का फैसला नहीं हुआ था, बल्कि उसके खिलाफ पूरे मुल्क में रेड मारी गई थी। अब पीएफआई को बैन कर दिया गया है, तो उस दिन आप कहना क्या चाह रहे थे? अगर वो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उस पर पाबंदी क्यों? अगर आपको याद होगा, अगर आप अपना इंटरव्यू देखें और आपके जो सामीन है वो भी इंटरव्यू देखें, तो मैं ये बता रहा था कि चाइना के फ्रंट पे बीजेपी और आरएसएस फेल, महंगाई बेरोज़गारी के फ्रंट पे पूरी तरीके से फेल, पूरा मुल्क बेच दिया इन्होंने और पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैला दी। चाइना और पाकिस्तान की मदद से मदद करने के लिए मुल्क को कास्ट के नाम पे, मज़हब के नाम पे बांट रहे हैं, मजलूमों पे अत्याचार कर रहे हैं और कोविड में बिल्कुल फेल हो गए। तो अब हर जगह जो फेल हो गई आरएसएस, तो इससे निकलने का सलूशन क्या है? तो वो एक ही सलूशन होता है, जो भी इस तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, ख़ासतौर पे मनुवादी मानसिकता की, कि एक झूठा, एक राई का पहाड़ बनाया जाए और उसको सलूशन बनाया जाए। ना तो इनकी सारी बुराइयों पे अब डिस्कशन नहीं होगा। क्या 85 करोड़ लोग जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के क़यादत में भूखे मर रहे हैं, 5-5 किलो अनाज के लिए मोहताज हैं। तो अब इसका क्या सलूशन था बीजेपी के पास? हर आदमी तो बुराई बोलेगा इसके लिए। पेट्रोल के दाम जो हैं वो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। डॉलर जो है हमेशा का रिकॉर्ड, मतलब आज तक का सब तारीख के रिकॉर्ड टूट गया, 81-82 के बराबर पहुंच गया। मतलब दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बेईमानी, लूट खसोट और 2 नंबर का आदमी, इनका जो 2 नंबर का आदमी है वो 2 नंबर का रईस भी बन गया। तो इन सब अभी 3 नंबर पर आ गया वो। 2 नंबर के लोग 3 नंबर के हो गए, मतलब और ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। खैर, बात वो नहीं है। बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी इनके मुंह पर गंदगी मली जा रही थी हर चीज़ में, अब उससे बचने का क्या रास्ता था? तो सोल्यूशन है पीएफआई को बैन करो और इन सब चीज़ों से देश के नागरिकों का, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ का ध्यान हटाओ और ये कहो कि पीएफआई को हमने बैन किया क्योंकि आतंकवाद आ रहा है देश में बहुत खतरा है। तो अगर देश में खतरा था 2006 से, पीएफआई जो है एक बॉडी थी, तो और हमारे यशस्वी जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो तो बहुत एफिशिएंट है ना, वो भी तो 3 साल से होम मिनिस्टर थे। तो अभी तक इनको नज़र ही नहीं आया था कुछ के इतना बड़ा खतरा आ चुका है देश के सामने। तो ये एक झूठा बहाना है। सॉल्यूशन तो खैर एक मजाक की बात है एक तरह से देखा जाए, तो ये बहाना है झूठा अपने गंदे घिनौने कारनामों को छुपाने के लिए। रिजर्वेशन के खिलाफ गवर्नमेंट है, ये सब फ्रंट्स पे मजलूमों को कुचल रही है। तो उसका निकलने का, बचने का जो सोल्यूशन है वो पीएफआई के ऊपर बैन। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो पीएफआई के बैन का मामला एक सोल्यूशन है, बैन सोल्यूशन है हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के। लेकिन कुछ दिनों का मामला, लेकिन हुकूमत की नाकामी तो लगातार जारी रहेगी। नहीं, अब देखिए ना, अब तो जो एजेंसीज़ हैं जिनका और कोई काम ही नहीं है, असल में आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, जो शपथ ले रहे हैं कि हम भारत का संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नया कानून लिखेंगे, मनुस्मृति लागू कराएंगे, उनके खिलाफ तो एनआईए और पूरी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, क्योंकि वही लोग तो करा रहे हैं। ऑब्वियस है ना ये बात। तो अब इस काम पे लग जाएगा। अब जो मुझे सबसे बड़ा खतरा है ना इसमें, वो ये है कि पीएफआई तो एक बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। वो उसके मेंबर्स गलत काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बज़ाहिर तो वो लोग संविधान बचाने के लिए भी एक मूवमेंट चला रहे थे, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी काम कर रहे थे और दूसरे सभी कमज़ोर तबकात के लिए काम कर रहे थे। अब ये हो सकता है, इसमें देखिए, ये ना करना तो किसी भी बात को बगैर सबूत के गलत बात होती है। तो हो सकता है वो कोई बहुत ही डीप कवर में जाके कुछ हिडन मंशा भी चला रहे हैं साथ में।
तो ये तो सबूतों की बुनियाद पर है ना, लेकिन बज़ाहिर तो वो ऐसा कोई खतरा था ही नहीं, बल्कि बज़ाहिर ये खतरा है आरएसएस और बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये बज़ाहिर खतरा है, हथियार बांट रहे हैं, हमले कर रहे हैं लोगों पे, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, काव विजिलेंटे बन रहे हैं, और यहाँ तक कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकारी जो महकमा है उससे भी भ्रष्ट अधिकारियों के थ्रू बुलडोजर चलाकर एक तरह से आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन इनकी तो सरकार है, हुकूमत है, इन पर कौन एक्शन लेगा? नहीं, इन पर भारत का संविधान एक्शन लेगा, और जो देश के मालिक हैं जनता जो है वो एक्शन लेगी। नौकरी तो हैं ये लोग, पब्लिक सर्वेंट तो नौकरी होते हैं ना। मैं हर आपके इंटरव्यू में बताता हूँ, ये लोग कोई ये मालिक थोड़ी बन गए, ये तो नौकर हैं, मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो गैर कानूनी है। बिल्कुल। प्रदीप साहब, ये जो एजेंसियां हैं कार्रवाई करती है या किसी पर इल्ज़ाम लगाती है टेरर का, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का, किस बुनियाद पर? आज ये खबर आई है, इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी है, मुंबई में अर्शी कुरैशी को दहशतगर्द करार दिया गया, उन पर इल्ज़ाम था आईएसआई से ताल्लुक़ रखने का। अदालत ने उनको बाइज़्ज़त बरी किया है, कोई भी सबूत नहीं मिला। एनआईए ने उन पर इतना सारा इल्ज़ाम लगाया था, रेडिकलाइजेशन का इल्ज़ाम लगाया था, और पहले भी कई मरतबा हुआ, ऐसे कई सारे केसेस की पैरवी आपने भी की है कि वो दहशतगर्द बनाया गया, उन पर इल्ज़ाम था, बाद में कोर्ट में आप लोगों ने उससे बाइज़्ज़त बरी करवाया। तो किस बुनियाद पर एजेंसियाँ किसी पर इल्ज़ाम लगाती है? देखिए, अगर तो जेन्युइन बुनियाद पर कोई एक्टिविटी की जाए, कोई काम किया जाए, तो वो तो देशभक्ति का काम होगा। लेकिन अगर किसी को झूठा फंसाया जाए और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाए, तो ये देशद्रोह का काम है खुद अपने आप में भी। हम लोगों ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई आईएसआईएस के खिलाफ, तो सरकार ने हमारे पासपोर्ट जब्त कर लिए। अब ये कौन सा तरीका है, या ये कौन सा छुपा हुआ मंशा है जो कांग्रेस की सरकार में भी जो रोग एलिमेंट्स थे उन्होंने किया, और बीजेपी की सरकार ने भी किया। हमें आईएसआईएस, दाइश की और अलकायदा की मुखालफत करने के लिए इराक नहीं जाने दिया जाता। क्या थे, आप इनकी मुखालफत नहीं करोगे तो मुसलमानों को, जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ास तौर पे आईएसआईएस, दाइश और अलकायदा, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुसलमान जो कि लाखों की तादाद में रैलीज निकालना चाहते हैं उनके खिलाफ, इसको सरकार की कौन सी, या सरकार के अंदर रोग एलिमेंट्स जो हैं, अब तो रोग एलिमेंट्स ही सरकार चला रहे हैं, तो ये कौन से रोग एलिमेंट्स हैं जो ये दुनिया को मैसेज देना ही नहीं चाहते कि मुसलमान खुद जो इस्लाम का नाम बदनाम करके टेररिस्ट गतिविधियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ी मुस्लिम कम्युनिटी की होनी है। तो हमारी रैलीज़ को ये रोकते हैं। हमें इराक जाके हम लोग कह रहे थे कि हम वहीं जाके इनका मुकाबला करेंगे, पीसफुल तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हमें रोकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी खुद ही आतंकवाद की, इस्लामिक जो इस्लाम का नाम बदनाम करके आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी मुखालफत मुस्लिम कम्युनिटी करती है। तो इससे तो इनका सारा नैरेटिव ही गिर जाएगा। तो ये हम लोगों के खिलाफ इसलिए तो है कि हम ये सारा नैरेटिव ही तोड़ रहे हैं इनका, कि हम एक रैली करेंगे उसमें 10 लाख लोग आएंगे आईएसआईएस के खिलाफ, और प्योरली मुस्लिम ही आएंगे। अब अगर ये 10 लाख की रैली हो जाती है तो ये सारा नैरेटिव गिर जाएगा ना, जो ये इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो टेररिज्म को सपोर्ट करती है, ये झूठा नैरेटिव क्रैश हो जाएगा। तो ये जो रोग एलिमेंट्स हैं सरकार के, इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मैं अमित शाह जी से फिर, और मोदी जी से फिर, और डोभाल जी से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि हम लोग एक 10 लाख की रैली करना चाहते हैं दिल्ली में। परमिशन देंगे आप? आईएसआईएस के खिलाफ, दाइश के खिलाफ, उसमें प्योरली मुस्लिम्स ही आएंगे। सिर्फ 10 लाख सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आएंगे, क्योंकि उससे आप लोगों का झूठ सारा गिर जाएगा। कोई मुसलमान जो आरएसएस का या ज़ायनिस्ट ताकतों का एजेंट नहीं है, वो आतंकवाद में मुलव्विस नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। उसको साबित करने के लिए मेरा खुला चैलेंज है, मोदी जी से भी, डोभाल साहब से भी, अमित शाह जी से भी। हम 10 लाख मुस्लिम कम्युनिटी की रैली करना चाहते हैं दिल्ली में। डेट भी वही दे दें, तारीख भी वही दे दें, टाइम भी वही दे दें, हमें सिर्फ 1 महीने का टाइम दे दें बीच में। हम प्योरली मुस्लिम कम्युनिटी की एक रैली करना चाहते हैं आईएसआईएस के, दाइश के। मतलब इतनी जो खबरें आती है कि मुसलमान हैं, उसने आईएसआईएस को ज्वाइन किया या वो आईएसआईएस से मुतासिर था, उसके लिए काम कर रहा था, जासूसी कर रहा था, उन खबरों के पीछे कोई सदाकत नहीं है? इसका मतलब नहीं, उन खबरों के पीछे सदाकत की बात नहीं है। उन खबरों को, जो ये झूठे केस के कॉन्टेक्स्ट में ही मैं आपको बता रहा हूँ ना, झूठे केस क्यों बनाए जाते हैं कि मैसेज देना है। उस इंसान के खिलाफ लड़ाई नहीं है, आप समझिए इस बात को। अगर वो बेगुनाह फंसाया जा रहा है
तो उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए झूठा फंसाया जाता है। जैसा हमने अभी एक मेवात के केस में भी, शाहिद और राशिद के केस में साबित किया कि उनको लश्कर तैयबा का मेंबर बता दिया, उनको लश्कर तैयबा का एक जावेद बलूची नाम का कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट, जो कि झूठा टेररिस्ट ही साबित हुआ इनकी खुद की तहकीक में, तो उसको बता दिया। और ताल्लुक ये था कि मेवात को बदनाम करना है, पूरे मुल्क के मुसलमानों को बदनाम करना है कि मुल्क के मुसलमान जो हैं वो किसी भी तरीके से इस्लामिक जो टेररिज्म जो सो कॉल्ड है, इस्लाम के नाम को जो बदनाम करके टेररिज्म करते हैं, उनके साथ कोई सिंपैथी मुसलमानों की है, ये एक मैसेज देना चाहते हैं जो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन वो रैली हमें करने नहीं देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मोदी जी परमिशन दें, हम रैली करेंगे। प्राचा साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को उन्होंने बैन किया है, उसके साथ उनकी और भी 8 तंजीमों को बैन कर दिया है। पॉलिटिकल विंग है पीएफआई की, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उस पर पाबंदी नहीं लगाई है, तो ये क्यों किया है सरकार ने? क्योंकि देखिए ना, अब इतना बदनाम कर दिया तो अब वो लोग एसडीपीआई इलेक्शन लड़ेंगे तो पोलराइजेशन करने में फ़ायदा होगा ना। जो पोलराइजेशन की राजनीति है कि मैंने बताया ना, पीएफआई पे बैन, बीजेपी के जो गंदे और घिनौने कारनामे हैं उनको छुपाने का सोल्यूशन है पीएफआई पे बैन। तो अब यही तो सोल्यूशन है कि अब पीएफआई को इतना बुरा पेंट कर दिया, अब उनसे कनेक्टेड एक पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो बोलेंगे कि आतंकवादियों को, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। इनडायरेक्ट तो यही मैसेज देते हैं ना, देश के गद्दारों को गोली मारो, फलाना ये वो, बिरयानी। और अभी जो कार्रवाई की है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत और इसको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन बताया है, तो आपको आगे क्या लगता है कि इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बैन किया जाएगा? अब ये तो अमित शाह जी से पूछिए, उनका जो बैन का सलूशन है, कितना उनका मकसद हल कहाँ तक होगा। ये तो अमित शाह जी चाणक्य हैं, तो ये कोई, अगर मैंने बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर लॉजिक, सबूतों के बुनियाद पे अगर बैन लगाए जाएंगे तो सबसे पहले आरएसएस और उनकी सारी तंजीमें बैन होंगी, अगर लॉजिक और सबूतों के आधार पर। अब अगर वो बैन नहीं हो रही तो ये दूसरे लोगों को बैन किया जा रहा है, तो हो सकता है इनसे भी या इनके किसी कार्डर्स से जो इनकी हाई कमांड की बात नहीं सुनते हो या आरएसएस के टच में भी आ गए हो। ऐसा भी होता है ना, सभी पॉलिटिकल पार्टियों में। तो मेरी खुद की जानकारी में एक पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन आरएसएस का एजेंट है मैं नाम लेके बता सकता हूँ। तो आरएसएस के एजेंट हो सकता है, पीएफआई में भी घुसा दिया उन्होंने कुछ, जो ये हरकतें करते हो, जो गलत हरकतें करते हो, उन्हीं से फिर उन्होंने वही सबूत दिखाए। तो ऐसे 85 पॉसिबिलिटी होती है, जो कि जब ट्रायल होता है ना, ये सब चीजें सामने आती हैं, ये 85 चीजें सामने आती हैं। ऐसे कई लोग भी सामने आए हैं जो पहले पीएफआई एसडीपीआई का हिस्सा थे, अब वो बैन करने की मांग कर रहे हैं या उसमें शरीक है कि जो एक्शन लिया गया है वो सही लिया गया है। तो आरएसएस जो है ना, एक बहुत ही सोची समझी साजिश के साथ, उसके वसाइल जो हैं अता हैं, ज़ायनिस्ट फोर्सेस के भी दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं अता हैं, तो वो दूसरी कम्युनिटीज़ के अंदर अपने एजेंट प्रोवोकेटियर्स भेजते हैं, जिनको उनकी सच्चाई जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए नहीं, उनको बुरा साबित करने के लिए। और जैसे हमने ये बहुत सारे केसेस देखे हैं कि बहुत सारे जो मुसलमानों की शक्ल में, अभी एक तो शायद जयपुर में या कहाँ पकड़े भी गए थे ना, हाँ जयपुर में दाढ़ी वाले मुसलमान दिख रहे थे, और वो पूरा मुसलमानों की कलमे और सब हमारे तौर तरीके जानते थे, और वो जाके वहाँ पे आतंकवाद की मस्जिदों में बातें करेंगे कि जी हम जो है मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है और ये है वो है, और वो व्यक्ति खुद ही बात करेगा और वहाँ 10 जो मुस्लिम लड़कों के साथ बैठ के बात करेगा, उन 10 के 10 को उठा लिया जाएगा जो बेचारे पहली बार उसकी बात ही सुन रहे होंगे, और वो इंसान जो कि बाहर से आया हुआ है वो चला ही जाएगा कहीं। तो ये जो एक स्कीम निकाली जा रही है ना, इसके भी हमें राज फाश करने पड़ेंगे। मगर ये, और इसी तरीके से बीजेपी के लोगों ने वो अभी जो कत्ल किया था कन्हैया लाल को जो कत्ल किया था, वो बीजेपी के लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया। और वो जो जम्मू में जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था, वो आरएसएस के लोग थे जो मुस्लिम ही थे। तो जो भी इस तरह की माइंडसेट का होगा ना, मुसलमान हो या जो शरीफ लोग होते हैं, SC ST OBC, उनमें से भी अगर कोई इस तरह की बात करता है ना, गंदी और घिनौनी, मुसलमानों के अंदर या दूसरी माइनॉरिटीज़ के अंदर भी, या SC ST OBC के अंदर, वो कहीं ना कहीं आरएसएस का एजेंट होता है।
उसको भेजा जाता है, प्लांट किया। हमारे यहाँ नहीं देख रहे आप कितने बड़े बड़े टॉप के मौलाना हैं, सब आरएसएस के फीडेड है, सब आरएसएस की जबान बोलते हैं, क्योंकि जो उनसे कहलाया जाता है वो बोलते हैं। यहाँ तक कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है, जो लेटेस्ट मॉडल आता है ना गाड़ियों का, वो तो मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता बता रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन जो आया आरएसएस के मौलाना होगा, हम सम्मान दे रहे मोहन भागवत जी को, मैं तो कह रहा हूँ ना, गाड़ियों का लेटेस्ट वर्जन आता है ना, तो अभी इंप्रूवमेंट होती है। जो जलालत की इंतहा जो बाकी सारे मौलाना कर रहे थे, उनसे कहीं कदम आगे बढ़ के इन्होंने उससे भी बड़ी जलालत की कि अब तो शायद कुछ मुसलमानों की इज्जत गिरेगी, लेकिन इन बिके हुए घटिया लोगों की वजह से इस्लाम और ईमान वाले मुसलमानों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन्हें कोई उनके पर ना आँच आने वाली है। ये लोग सिर्फ धंधा कर रहे हैं। जिस जगह पे वो क्या राष्ट्रपिता बताने वाले बैठे हैं, वो खुद इलीगल है। LNDO के, NDMC के सारे कानूनों को तोड़कर, इसी तरीके से जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं ना, या जो गैर तो वक्फ बोर्ड की जगह है, बाज़ाब्ता शुरू से मस्जिद है वहाँ पर, इलीगल कैसे? मस्जिद की जगह है वो प्राचा साहब? नहीं, मस्जिद की जगह है। वहाँ पे किसी मस्जिद में आप फिल्में बनाने का काम कर सकते हैं। वहाँ फिल्में कहाँ बनती हैं? वहाँ ऑफिस नहीं है फिल्म बनाने का, आप आज जाइए देख के आइए। नहीं, उनकी इमाम साहब की पर्सनल ऑफिस है। हाँ, पर्सनल ऑफिस में मैं कह रहा हूँ ना, जो उनके भाई थे शुएब इलियासी, इंडियाज मोस्ट वांटेड, वो भी एक पुलिस के एजेंट की तरह काम करते थे। उन्हें कहाँ से स्टोरीज आती थी, कौन फीड करता था उन्हें स्टोरी? तो ये तो जो रोग एलिमेंट्स हैं ना एजेंसीज में, इनके वालिद भी उन्हीं के एजेंट थे। और इसीलिए बाबरी मस्जिद में एक ML शर्मा के नाम थे, क्या ना, ML शर्मा नाम था ना उनका, पंडित जी का, उनके वो चेले थे। तो उन्होंने नरसिम्हा राव साहब के लिए पता नहीं कौन कौन सी दुआएं की, 5-7 मौलाना ले जाके की ना, ऐसी फोटो में आपने देखी। तो कांग्रेस के थे वो? नहीं, कांग्रेस में कम है RSS के लोग, क्या कांग्रेस में आपको लगता है कम है? पहले तो कांग्रेस ही फ्रंट एंडिंग थी ना RSS की। अभी जब RSS की असली A टीम आ गई तो B टीम को उन्होंने हटा दिया, A टीम के साथ जुड़ गए। वो कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ मिलकर के रहते हैं। अब B टीम को नहीं कोई हुकूमत के साथ नहीं मिलके, वो बेईमान लोग हैं। B टीम को अब पिटाई कर रहे हैं खूब। अब B टीम वाले परेशान और हैरान हैं कि ये तो हमारे दोस्त हैं, हमें क्यों पीट रहे हैं इतना? तो क्योंकि उन्होंने उनके साथ भी साजिश की। RSS वाले हर एक के साथ साजिश करेंगे। सबसे बड़ा दुख तो मुझे अभी अंबानी जी का हो रहा है। अंबानी जी का तो कोई मतलब, उन्हें इतना ज़्यादा दुख और परेशानी के आलम में है वो कि भाई मैं शुरू से इनका भक्त और चेला रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या रहा हूँ। मुझे छोड़ के अडानी जी का हाथ पकड़ लिया और उनको बिल्कुल क्रश ही कर दिया और अडानी जी को ऊपर और ऊपर ले जाए। तो मौका दिया ना, आज अंबानी जी के साथ 5G लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने। वो किया है, मगर अभी जो मेरी खबर है, अंबानी जी ज़रा ध्यान दें इस बात पे, पेट्रोलियम के बिजनेस में अमित शाह जी बहुत ताकत लगा के अडानी जी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, सारे मिडिल ईस्ट में और दूसरी जगहों पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अंबानी जी थोड़ा ध्यान दें, पेट्रोलियम का बिजनेस भी आपका जाने वाला है और आप 5G ये के चक्कर में ना पड़ें। MTNL पे ध्यान दें, BSNL पे ध्यान दें, वो सब अडानी जी को जाने वाला है। मैं आपको टिप दे रहा हूँ पहले से। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की और ख़ासतौर पर यही कहा कि RSS बहुत मजबूत, पावरफुल है और अपने एजेंडा को नाफिज करने के लिए अलग अलग अंदाज से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसको समझना, उसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।